हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पर्यावरण के अध्ययन में ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा रिपीटेबल होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक हमारा डायरेक्शन से, दिशाओं से। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं कि द हाउस ऑफ अ पेशेंट इज एट एक्स एंड द हॉस्पिटल वर he is getting the treatment is at Y. There is no straight lane from the patient house to the hospital. Therefore, the patient first goes to A, which is at 100 meter due east of X, then goes to B, which is 600 meter due south of A. When then to C, which is 150 meter due west of B, and finally reaches the hospital at Y, which is 100 meter due north of C. With respect to the hospital, the direction of the patient house is। तो कोई क्वेश्चन हिंदी की तरफ चलते हैं। किसी रोगी का घर एक घर पर स्थित है, मतलब एक्स एक्सिस पर, एक्स पर पॉइंट पर स्थित है, तथा वह अस्पताल जहां इसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ आंसर सॉल्व भी करते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक एक्स पॉइंट है जहां से वो चलता है पूर्व की ओर। एक्स की डायरेक्शन देखें तो हमारा ये पूर्व की तरफ होगा, पूर्व हमारा इस साइड को होगा। ठीक है, वो हमारा पॉइंट ए की ओर चलता है, जो कि कितनी दूरी पे है, हमारा 800 मीटर पे। कितने मीटर पे? 800 मीटर पे। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट से वो क्या चलता है, एक सिटी पूर्व में 800 मीटर पे, फिर वो बी पर जाता है। बी पर जाता है और बी से कितनी दूरी है ए से, तो जो ए के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर, 600 मीटर पे। 600 मीटर पे है। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब क्या कहता है, 600 मीटर दूरी पर फिर वह सी पर जाता है। अब सी पॉइंट पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है। बी के ठीक पश्चिम में इधर कितने दूरी पर? 150 मीटर पे। तो ये 150 मीटर पे सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है। सी का ठीक उत्तर क्या होता है? ऊपर की ओर। कितनी दूरी है? 100 मीटर दूरी पे। तो ये हमारा वाई पॉइंट आ गया। ठीक है, तो दिस इज अ वाई पॉइंट। अब पूछ क्या रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछा गया है? अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा क्या है, सही दिशा क्या है? तो वाई के सापेक्ष एक्स के डायरेक्शन देख पूछा गया है। तो हम एक्स इस पर अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा पूर्व होगा, पश्चिम इधर हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण ऊपर नीचे, उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण। ठीक है, मतलब NEWS। ठीक है, घिच पे हो गया। कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये लो, इससे ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये ईस्ट पोल, ये वेस्ट, ये नीचे साउथ। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन देखो, एक्स की साइड है, ये इस नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमारा एक्स पॉइंट है, इसके साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स पॉइंट है। ठीक, एक्स पॉइंट से कितने मीटर गया था? 800 मीटर। 800 मीटर जाता है, ये पॉइंट आता है हमारा ए। ए से जाता है बी की ओर, बी कितना दूरी पे? 600 मीटर पे। ठीक है, 600 फिर सी की ओर जाता है, वो कितने? 150 पे। फिर वाई की ओर जाता है, वो कि 100 पे। अब वाई के सापेक्ष एक्स की डायरेक्शन पूछा था, तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो ये हमारा क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर ऊपर होता है, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर पश्चिम राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन होते हैं, दो में से कोई एक जरूर आपको देखने को मिल सकता है। कि एक होता है कि झटके से, एक होता है कि 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे या उससे भी ज़्यादा होता है कोई कोई, मतलब इसी से रिलेटेड है कि एक झटके से पीछे करता है, एक पूरा घुमा देता है, मतलब पूरा एकदम 360 डिग्री नहीं घुमाता, लेकिन पूरा ही घुमा लेता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपनी गर्दन से झटके से आगे पीछे करने वाली मैना होती है, और जो
पूरे गर्दन को मोड़ लेता है वो उल्लू होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे झटके के साथ मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया उल्लू, ठीक है। वही क्वेश्चन मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया था। उल्लू क्या है, अपने पीछे तक घुमा सकता है, और झटके के साथ कौन घुमाता है, मैना घुमाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैना किस साइड है, मैना ये देखो आप, ये मैना है, ये हमारा उल्लू है, ठीक है। तो उल्लू पूरा रोटेट कर लेता है लगभग लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन लिपि, ठीक है। ब्रेन लिपि आप जानते हो, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ने के लिए उभरे हुए चित्र का, कोई भी चीज़ होती है उस पर उभरे हुए डॉटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉट होते हैं, वो चित्र के उनको छू के वो समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रेन लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है तो 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ये 6 बिंदुओं पर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बिंदु पर ये आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटे कागज पे डॉटेड प्रिंटेड हैं, ठीक है, उभरे हुए हैं। प्रिंटेड मतलब छपे हुए नहीं, उभरे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, मतलब 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। या घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं या राज है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, असम में होती है, ठीक है। तो ये घर कहाँ पाए जाते हैं, घर असम में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपको घर देखने को मिल जाएगा कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अगर नीचे ज़मीन पर बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये घर में पानी भर जाएगा। और चूंकि ये लकड़ी के बने हैं, है ना, तो यहाँ पे बांस लकड़ियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो यहाँ पे इसलिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ताकि, क्योंकि बाढ़ में हर साल अगर बाढ़ आएगी, हर साल आती है, बारिश अधिक होती है, पानी जल भरा होता है, तो क्या हो गया, जो घर बनाएंगे पक्के तो उनमें उनको रिपेयर करने में खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए लकड़ी के बनाए जाते हैं और लकड़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ऊंचा है, यहाँ पे आपको पानी भरा हुआ दिख जाएगा। तो पानी से इससे सुरक्षित रहते हैं घर में, बरसात के सामने या बरसात के समय में पानी घर के अंदर नहीं आता, ठीक है, डूबने से बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो भी हमारे नेशनल पार्क वगैरह हैं उनको भी अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट, ये कुछ फेमस कुछ एक हैं, 8 से 10 मुश्किल से, है ना, तो उनको आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना हो सके तो। यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे नेशनल पार्क। जैसे हमारा उत्तराखंड में कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे फेमस है, ये गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पे देखो और भी है, यहाँ पे काजीरंगा, यहाँ पे सुंदरवन, यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। और कई सारे नेशनल पार्क हैं जो उनको आप अच्छे से याद जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको घर से रिलेटेड जो भी घर वाला टॉपिक होता है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को उठा के पढ़िए आप, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर 100% मिलेगा। जैसे ये घर के मकानों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विभिन्न स्थानों पर जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। पहला लेह मतलब लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है, ठीक है। बी है मनाली, हिमाचल प्रदेश में जो है, लिखा है कि मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है। तो इनमें से मकानों का के सही विवरण है या है। तो अगर हम बात करें मनाली, जो कि यहाँ पे लिखा मकान बांसों के खंभों को, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था
मकान बांसों के खंभों पर कहाँ, असम में बनाए जाते हैं, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेह लद्दाख में मकान पत्थर से बनते हैं, 2 मंजिला के बनाए जाते हैं, नीचे क्या होता है, जरूरी सामान और जानवरों को बांधा जाता है, ठीक है, ऊपर के मकान में रहा जाता है। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और उस ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो मोटी मोटी दीवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो घर ठंडक रहते हैं, गर्म नहीं होते गर्मियों में, ठीक है। मतलब कि जो रेत होती है ना, रेत में वहाँ पे धूप होती है और रात में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, इस वजह से वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। तो ए एंड सी और डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें ना एक बेसिक होता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के कुछ एप्टीट्यूड मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर हो, जैसे आपकी डायरेक्शन वाला था और चाल दूरी समय से आता है क्वेश्चन, और ये देखो जैसे आपको नीचे दिए गए विचारों पर कीजिए, तो ये क्या है, बौद्धिक क्षमता के आधार पर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखे पूछा है कि घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, नीचे उससे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो, ठीक है। तीनों क्या है, अगर इनके हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें देखेंगे, तो घड़ियाल क्या होता है, कौवा क्या है, पक्षी है, घड़ियाल जानवर है, जमीन पर रहता है, बतख पक्षी के कैटेगरी में आता है, मछली, कछुआ ये जानवर आते हैं, ठीक। तो इसमें से एक भिन्न है, वो बताना है। तो अगर हम देखें इनके रहने के स्थान के आधार पर, ठीक है, क्योंकि ये रहते होंगे ना कहीं, तो घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, मछली, बतख और घड़ियाल का पानी के अंदर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और जमीन पर भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। घड़ियाल भी पानी में रहता है, जमीन पर रहता है, बतख भी पानी में रहती है, जमीन पर रहती है, मछली पानी में रहती है लेकिन जमीन पर नहीं रहती, कछुआ पानी जमीन दोनों रहते हैं, लेकिन कौवा एक भिन्न है। कौवा कैसा है, कौवा एक भिन्न है, कौवा केवल उड़ता है, ठीक है, कौवा केवल उड़ता है। तो घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, कछुआ, ठीक है, इनमें से हमारा क्या है, कौवा उड़ता है, तो कौवा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आई समझ आया होगा। तो कौवा क्या करता है, कौवा उड़ता है, पानी में नहीं रहता है, तो इस आधार पर ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से सही कथन है या है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की ओर देखें, तो ये हाथी से रिलेटेड कुछ हाथी के 5 से 6 पॉइंट हैं, 4 से 5, उनको आप पढ़ लीजिएगा, और नोट्स कई जगह आपको फ्री मिल सकते हैं, आप बताना कमेंट करके, तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास भी किसी और के नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हो इसमें कौन सा है कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ये पॉइंट भी सही है। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं, सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे ए बी और डी दिया है, सी नहीं दिया है। तो ए बी और सी होता, ए बी सी डी होता तो चारों ही सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे सी और डी की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाथी 100 किलो तक खाता है और हथनी करती है, ये सही है, लेकिन हाथी 4 से 5 वर्ष आयु तक झुंड में रहते हैं, इन दो पे थोड़ा मुझे अभी डाउट लग रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी और डी रह जाएंगे, क्योंकि ये कंफर्म है, लेकिन एक हाथी में आई थिंक ये बी वाला ऑप्शन नहीं होता है कि ये 4 से 5 वर्ष से एक झुंड में रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ के इस हिसाब से मेरा सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि है, ठीक है। तो मधुमक्खी जब पाली जाती है, तो इससे 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें, हाँ शायद 2 क्वेश्चन होते हैं, एक अक्टूबर से दिसंबर होता है और एक जुलाई से सितंबर भी होता है। तो जो हमारा बिहार में मधुमक्खी पालन होता है वो हमारा कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर की हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16 तारीख 10वां महीना 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17/10/21 को 16:20 बजे
सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। तो औसत चाल हमने बताया था, चाल दूरी समय से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखो आपको बस घुमाने के लिए दिया है। यहाँ पे सीधे अगर हम क्वेश्चन देखें तो 16 तारीख से 17 तारीख के बीच आपको ट्रेवल किया गया है और टाइम दिया है 20:20 पे। ठीक है, तो 20:20 में कितना होता है, 12 4 16, 12 8 20। ठीक है, 8:20। ठीक है, एक्चुअल में टाइम कितना, 8:20 से स्टार्ट होती है। कितने बजे से होती है, 8:20 से। क्लियर है। और कितने बजे पहुंच जाती है, 16, मतलब 12 4 16, 4:20 पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये पीएम का टाइम है, मतलब इवनिंग का टाइम है। ये भी पीएम मतलब इवनिंग का टाइम, मतलब कल 16 तारीख को 8:20 पे स्टार्ट होती है और 17 तारीख को 4:20 पे पहुंचती है। ठीक है, इतनी बात समझना। देखो 8:20 से 12 बजे तक। ठीक है, समझ गए। 12, मैं 8 से 20 को राउंड फिगर कर दूँ, चलो 20 कर देते हैं, 12:20। ठीक है, 12:20 तक का टाइम कितना होता है, अगर 8 बजे से देखें, 8 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम कितना हुआ, 8 9 10 11 12, 4 घंटे का। 4 घंटे इधर हो गया। फिर 12 से लेके दोपहर के 12 बजे तक का, 12:20 बजे तक का, मतलब 8:20 से 12:20 के बीच का टाइम 4 घंटे। और 12:20 से 12:20 मतलब 12:20 ये क्या हुआ, एएम, सुबह मॉर्निंग में एएम होता है ना। फिर 12:20 से नेक्स्ट 12:20 दोपहर के मतलब पीएम तक के बीच का टाइम कितना होगा, 12 घंटे। तो 4 घंटे प्लस 12 घंटे, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। अरे ये तो डिलीट हो गया। चलिए, टाइम निकला था हमारा पहला कितना, 8:20 था, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी पड़ती है मोबाइल की मेरे। ये क्वेश्चन नहीं था, बस करो और आगे। ठीक है, यहाँ पे दें तो 8:20। ठीक है, 8:20 से 4:20 के बीच की दूरी कितनी है, ये पीएम है दोनों। ठीक है, पीएम। तो 8:20 से 12:20 तक के 12:20। ठीक है, ये 4 घंटे, इसके बीच कितनी दूरी, 4 घंटे। ये पीएम, ये देखो 8 पीएम था और ये हो गया सुबह एएम। ठीक है, अब फिर ये हमारा 12:20 पीएम मतलब दोपहर के पीएम में 12 घंटे होगा प्लस 12 घंटे। ठीक है, फिर 12:20 से 4:20 पीएम, पीएम में रुके हैं 17 को। तो यहाँ पे भी कितने घंटे हो गए, 12 से 4 घंटे। ठीक है, तो अब टोटल कितने घंटे हो गए, 4 प्लस 12 प्लस 4, तो 4 4 8 12 8 20, टोटल घंटे हो गए 20। अब टाइम निकल के आ गया हमको 20 आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 1440 किलोमीटर, 1440। ठीक है, तो फार्मूला कहता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, अब ये दिक्कत स्क्रीन छोटे होने पर होता है, इसलिए क्वेश्चन था। इतनी बात समझ आई। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 1440, समय कितना है 20, तो औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल मतलब स्पीड बराबर, तो इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ रही है ना, समझ गए। और हमको यहाँ पे जो दिया है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, मतलब 72 आया, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट यहाँ पे 72 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो सीधे 72 मीटर पर सेकेंड पर टिक मत करना जल्दबाजी में, तो ध्यान से देखना। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको एक नंबर होता है जो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो ये 18/5 इस और 5/18, ये दो नंबर, मतलब इसको पलट देंगे, 5/18 बन जाता है। इसी से हम लोग किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर बदलते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे, उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे आपको जब छोटा बदलना हो, छोटा बनाना हो, ठीक है, जैसे मीटर पर किलोमीटर से मीटर, मीटर क्या होता है, छोटा है,
तो छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटा नंबर ऊपर कर देंगे, बड़ा नंबर नीचे। जब भी आपको छोटे से बड़ा मतलब मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये करना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं। हमको अभी यहाँ पे 72 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब छोटा बनाना तो छोटा वाला नंबर ऊपर होगा, मतलब 5/18, ठीक है। 18 चौक 72 होता है, 4 टाइम जाएगा, 4 5 20, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ आया। तो क्या करना है, 18/5 या 5/18 कब यूज करना है, जब छोटा बदलना है तो छोटा वाला डिजिट ऊपर, 5 ऊपर, नीचे 18, और जब हमको बड़ा बदलना है तो बड़ा वाला डिजिट ऊपर, छोटा वाला नीचे, मतलब 18 ऊपर नीचे 5। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता मतलब जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक की कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैप से रिलेटेड जो भी बाउंड्रीज हैं और मैप में क्या क्या है, मैप के कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी उनकी राजधानियाँ हैं ना, और उनके बॉर्डर किस किस के साथ मैच होते हैं, कौन सी रेखाएं किन 6 राज्यों से होकर गुजरती है, किनारे किनारे जो जल के किनारे मतलब समुद्र के किनारे कौन कौन से हमारे राज्य स्थित हैं, पहाड़ पे कौन से बॉर्डर कौन से साझा करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं कोई ना कोई, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो हम इसको बना लेते हैं। जैसे हमारा देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं ऐसे ही बना देता हूँ रफ, ठीक है, डोंट माइंड, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं आती है ड्राइंग। चलिए मान लो ये जो भी है, ठीक है, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे कलकत्ता होगा, ठीक है, ये दिल्ली के पास हमारा यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। तो पूछा क्या सरल रेखा खींची, तो सरल रेखा ऐसे डायरेक्ट सीधी खींचते हैं। तो कोलकाता के सापेक्ष, कोलकाता के नाम पे ये कोलकाता है, ठीक, कोलकाता ये, ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ, ये कोलकाता, इसके सापेक्ष पूछा तो बस ऐसे लाइन खींचो। सापेक्ष मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम के बीच में, ठीक है, उत्तर पश्चिम के बीच, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ और कोलकाता के बीच थोड़ा डिस्टेंस गंदी हो गई, ठीक है, आप सीधी हैं। अब इसके सापेक्ष देखें तो ये बस बन गया, ठीक है। तो कहाँ पे, तो ये पूर्व हो गया हमारा, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण। तो कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में है, उत्तर से पश्चिम के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। देखो जरूरी नहीं कि प्याज की खेती का चरण पूछे, ठीक है, वो खेती के चरण भी पूछ सकता है कि कैसे कैसे खेती की जाती है, कि क्या क्या चरण होते हैं खेती करने के, ठीक है। तो पहले क्या होता है, बीज बोना, कि खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर के सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, गुड़ाई करना मतलब पौधा को पोला या नरम करना, प्याज को खाड़ कर निकालना, ठीक है। तो अगर हम इनको सेट करें तो पहला हमारा DAEBC, अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करते जाइए। पहला जैसे गुड़ाई करना, पहला आता है हमारे गुड़ाई करना, गुड़ाई मतलब मृदा को पोला या नरम करना। उसके बाद होता है बीज बोना, ठीक है, बीज बोना मतलब डी के बाद ए आएगा। तो ऑप्शन हमारा ए और डी वाले में देखेंगे तो ए और डी में दोनों डी के बाद ए आ रहे हैं, बाकी सब में ई और बी है, ठीक है। ई देखें तो प्याज को उखाड़ के निकालना, तो जब तक हमने प्याज बोया ही नहीं तो उखाड़ के कैसे निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाता है, काट देते हैं उसको। सी में क्या है, डी के बाद बी बोला है, खरपतवार निकालना, मतलब गुड़ाई करेंगे तो मृदा को पोला करेंगे तो खरपतवार के लगा रहेगा क्या, वो भी तो निकलेगा, वो तुरंत ही जो भी छोटा मोटा वो रहेगा वो निकल जाएगा, खरपतवार निकलना। तो बी वाला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जब पोला करेंगे तो निकल जाएगा उसमें से, ठीक है, समझ गए। चलिए सी और बी तो कट गए, अब ए और डी में देखते हैं। तो 2 स्टेप तक हमारे कैसे दोनों सेम है। अब बी आता है, एक में ई आता है, तो क्या आएगा पहले, बी वाला देखो क्या, खरपतवार निकालना है ना, गुड़ाई करने के बाद बीज बोना, बीज बोने के बाद जब बीज जगेगा तो वहाँ पे घास भी साथ में जगेगी, तो उसको क्या करेंगे, पहले में कह रहा है ई में क्या, प्याज को उखाड़ लेना था। जब अभी तो पेड़ उगा होगा तो उसमें प्याज तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा, पहले खरपतवार निकालना, बी वाला ऑप्शन, बी वाला मतलब इसमें,
राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उसके आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद बी क्या होगा, खरपतवार निकालना, फिर ई क्या होगा, प्याज को खाड़ कर निकालना, सी क्या होगा, प्याज की ऊपर की सूखे पत्तियों को काट कर अलग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विशेष अविलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? ये एक पेड़ की खासियत होती है, ये पेड़ों की खासियत है यहाँ पे जो लिखी गई है उनमें से एक नहीं है, वो बताना है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। अब देखो ये रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष होता है तो इसकी जड़ें क्या होंगी, बेसिक सी बात है, रेगिस्तान है तो जड़ें बहुत लंबी होंगी क्योंकि रेगिस्तान में वाटर लेवल वो नीचे होता है, तो जड़ें अत्यधिक गहराई में आती, सही बात है। ठीक है, ऐसी बात है, सही बात है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। अब रेगिस्तान में ऐसे ही वृक्ष पाए जाते हैं जिनके तनों में पानी एकत्रित होता है, जैसे नागफनी हो गया, है ना, शाहबलूत, तो इसमें ये भी पॉइंट सही है, पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होना। पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। अब देखो सी और डी में दो अपोजिट सेंटेंस दिए हैं, पहला क्या लिखा है, पत्तियां बहुत कम होना, और दूसरी बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ठीक है, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और आपको पता है पानी किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा ही तो भाप बन के निकलता है। ठीक है, जब भी उसमें संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्रिया होती है तो उसमें स्टोर निकलता है, मतलब जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो पत्तियां बड़ी होंगी तो वाष्प के रूप में निकल जाएगा, तो क्या होगी, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्यों, पत्तियां बहुत कम होगी तो उसमें पानी क्या होगा, उसके तने में, तभी तो सबमिट मतलब कलेक्ट होगा, है ना। तो सी ए बी ओ सी सही, और हमसे पूछा था गलत कौन है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के, देखो हमने भी बताया था क्वेश्चन कि निकटवर्ती राज्य, बॉर्डर साझा करने वाले, पानी के किनारे मतलब समुद्र के किनारे कौन कौन से हैं वो आपके बताना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो अगर देखें तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ गया, इधर था, तमिलनाडु, तमिलनाडु ये रहा नीचे सबसे। तमिलनाडु के कौन कौन से, केरल है, कर्नाटक है, वो ये रेड वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कौन कौन से, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो मोहन क्या है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, तो अब कुल्हड़ बनाते हैं तो हमको कुल्हड़ बनाना सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तकनीकी संसाधन, मशीनें मंगानी पड़ेंगी, नहीं, गलत। मीडिया संसाधन, मीडिया को नहीं बुलाना है। प्राकृतिक संसाधन, हाँ प्राकृतिक संसाधन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बेटर हम ऑप्शन दिया है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक जो हमारे सामुदायिक संसाधन होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। ठीक, प्राकृतिक संसाधन में हमारा जैसे मिट्टी आ जाएगा, तो मिट्टी कहाँ से आती है, मिट्टी से ही तो बनता है, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है, पूछा है विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर नहीं है। ठीक है, क्या है, स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है। विज्ञान क्या है, हर बार नई खोज होती रहती है, तो पुरानी वाली डिफिनेशंस को नई में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित नहीं है, संगठित भी नहीं है। ठीक है, बटा हुआ है। संगठित मतलब कई सारे चीज़ों को हर जगह विज्ञान है, हर एक डिपार्टमेंट मतलब सब विज्ञान को कई भागों में विभाजित किया गया है ना, हर एक पार्ट में विज्ञान छुपा, जैसे बायोलॉजी, बायो का अलग है, साइंस का और भौतिक अलग है ना, केमिस्ट्री केमिकल अलग है, तीनों क्या है, संगठित नहीं, अलग अलग है। ठीक है, सुव्यवस्थित भी नहीं है।
एक ही प्रकार से चल रहा हो, ऐसा नहीं, हर जगह अलग अलग होता है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाइयों गत्यात्मक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विज्ञान ज्ञान की इकाइयों ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन, ठीक है, कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन सा सही है, ए वाला पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, तो ये सही है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करना, ये भी सही है। उसके बाद हमारा प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। डी क्या है, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो ज्ञान के निर्माण की बात करी जा रही, कौशल को साझा करने की बात करी जा रही, और यहाँ कौशल की प्राप्ति की बात की जा रही। तो राइट आंसर ए, बी और डी हो जाएंगे। बी, डी, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय, कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, विभिन्न थीम में संबंधित एक विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हैं सभी के सभी सही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेस्ट वाला है वो आपको बताना है। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, हाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुछ हद तक सही है। कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया जाने वाला विषय है, हाँ 1 से 5 तक अध्ययन किया जाता है, उससे भी किया, आगे भी किया जाता है, लेकिन 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, किया जाता है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, बिल्कुल सही। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय, हाँ इसमें थीम भी होती है। तो राइट आंसर मोस्ट जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बालक के परिवेश से संबंधित इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है। मतलब जब भी मेहमान आते हैं तो उसी से क्यों उम्मीद लगाई जाती है कि वो चाय बनाए, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा या उम्मीद नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव के संबंधित है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया है कि यहाँ पे जो भेदभाव होता है वो क्यों होता है, कि मतलब लड़की है तो वही चाय बनाए, लड़का क्यों नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है, हाँ क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है कि वो केवल लड़का और लड़की का भेदभाव, ठीक, क्योंकि लड़की है इसलिए वो चाय बनाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं, उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उससे के बिना कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बिल्कुल सही भी है, लेकिन कुछ एक जो इनमें से एक है वो हमारा बेस्ट होगा। उस सबसे उपयुक्त कौन सा है वो ढूंढना है हमको, ठीक है। तो जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं, गीत इकट्ठे करना, ये तो मतलब क्या कहूँ इसको, मतलब बेकार ही है ना, ऐसे क्या ही करेंगे बच्चे। जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कल यहाँ उपयोग कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, ये कर सकते हैं, लेकिन इतना उचित नहीं है। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं, हाँ ये भी ठीक है। जल उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो जल के उपयोग तथा उनके बिना कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि बजट बनाने ये तो उनको पता चलेगा कि हम कितना यूज करते हैं और कितना नहीं करते हैं, कितना बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की
ची ची यात्री की आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? वो एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है, अन्य विद्यार्थी से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षा में विद्यार्थी को सही उत्तर सीख लेंगे। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अगर आप होंगे तो क्या करेंगे? वो पूछा गया है, विद्यार्थी को सही बताएं कि यह कीट की आवाज़ है, ये कर सकते हो। विद्यार्थी से कहेंगे खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये भी आप अगर कुछ लोग कर सकते हैं कि बच्चों खोजो बताओ कहाँ से आ रही है। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही खराब है, गंदा है। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। तो अगर हम वहाँ पे अनुभव को तवज्जो देंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अनुभव, वो अपने अपने बच्चे जब अनुभव कई सारे शेयर करेंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ हर एक बात नहीं निकल के आएगी, वो उनको कई सारे व्यू मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, जो दूसरे बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनको एक से अधिक व्यू मिलेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, उनको सीख सकेंगे कि ये चीज़ें जो कह रहे हैं क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या क्या चीज़ें सही है। ठीक है, तो विद्यार्थी को अपनी इस प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम प्रयोग के अंत में किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में दिए गए प्रयोग के परिणाम, जो उसमें परिणाम दिए जाते हैं उसके बारे में पूछा है। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके, इसके लिए तो जरूरी नहीं पढ़ाया जाता हो। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, यह भी जरूरी नहीं है। नहीं दिए जाने वाले चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। प्रयोग के अंत में दिए गए जाने चाहिए, नहीं, प्रयोग के अंत में नहीं दिए जाने चाहिए, उनकी पुष्टि कर सके, उनको स्वयं ही जांचने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, वो स्वयं अवलोकन करें। तो ये राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं? अभी 24 हो गए थे, अभी काफ़ी है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 24 पे हम लोग थे, 24 का नहीं, हाँ 24, 30, 23 हो गए थे। 24 वाला क्वेश्चन देखो। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है। मतलब आपके विद्यालय का बागवान मतलब जो माली होता है, विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है, मतलब पत्तियां जो लीव्स होती हैं, और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी उसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। विद्यार्थी को सूखी पत्तियां इकट्ठे करने के बाद बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे से रिलेटेड, हमको बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन का ऑप्शन ढूंढना है। विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे को कचरे को कम कर रहा है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है सही, क्योंकि बच्चा भी इंक्लूड हो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। विद्यार्थी सूखी पत्तियां इकट्ठे करने के बागवान की मदद करने को कहेंगे तो तक खाद बनाने की सहायता करने, हाँ ये सही है। बागवान से बात करेंगे, ऐसे निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो जहाँ पर बच्चे इंक्लूड ना हो वो ऑप्शन हमको टिक नहीं करना है, जहाँ पे बच्चे इंक्लूड हो, जहाँ पे एक्टिव हो, वो वाले ऑप्शन हमारे हमेशा ही राइट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, सही है। राइट आंसर हमारा सी और डी, दूसरे विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, सही है। ठीक है, और बी क्या है? विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, ये नॉट बैड, मतलब ठीक है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कंसीडर नहीं होगा। सी और डी हमारा कंसीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन चलते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सी एंड डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों से, जैसे साबुन लगाकर, पत्ते पर कपड़े रगड़कर, धोवड़े मतलब कपड़े धोने की लकड़ी का बेड से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या है। विद्यार्थी की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, गलत है, बिल्कुल असमानता को उजागर करने की जरूरत ही नहीं है। विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, राइट आंसर है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विद्यार्थी विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, हाँ ये भी सही है कि कैसे कैसे धोए जा सकते हैं, एक ही तरीका नहीं होता है, मतलब कई प्रकार से हम लोग धो सकते हैं। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, हाँ उन्हें कपड़े धोने किस प्रकार कपड़े धोए जाते हैं, प्रक्रिया क्या होती है तो कपड़ा धोने की, वो हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सी बी और डी आंसर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। ठीक है, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी हो जाएगा, मतलब पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना अध्यापक की भूमिका होती है। और क्या होती है, और हमारा विद्यार्थी को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। ठीक, खुद व्याख्या करो फिर उसके बाद बच्चे को प्रेरित करो व्याख्या करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ठीक है, अंतः विषयक, अनुशासनिक, ठीक, अनुशासनिक, एकीकृत, एकल विषयक। ठीक, क्या है तो एकीकृत है, मतलब इंटरग्रेटेड है, इंटरग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है, ना कि सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये आसपास की चीज़ों को इंटीग्रेटेड करता है, जोड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसीलिए एकीकृत है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की भीड़ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अभिभावक के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घर में नहीं। तो अगर हम बात करें, जहाँ ऑप्शन है डी वाला तो बिल्कुल ही गलत है। सी वाला क्या है कि घूमना चाहिए, ये नॉट बेटर, घूमना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन अभिभावकों के साथ उनको घूमना कोई ज़रूरी नहीं कि अभिभावक को ही सिखाना है। ठीक है, विद्यार्थियों की मम्मी की बात की उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब किस किस को बताओगे, मतलब एक एक को घर जाके बताओगे क्या कि गलत है। क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। यहाँ इससे क्या होगा कि इसी से जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कि सभी को एक साथ हम लोग सिखा सकेंगे, एक टाइम पर, एक ही वक्त पे। ठीक है, एक साथ सभी को। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना,
ट्रैफिक नियमों का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, इंश्योरिंग रोड सेफ्टी, तो ये इंश्योरिंग करना मतलब सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, सुनिश्चित करना ही जरूरी मतलब संभव नहीं है। ट्रैफिक नियम का पालन करना, ठीक है, तो इसकी उपेक्षा करना मतलब ट्रैफिक नियम क्या है, वो रुक तो गया लेकिन गाड़ी नहीं बंद की है ना, तो ये ट्रैफिक के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या आती है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है कि इससे प्रदूषण होता है, ठीक है। गाड़ी ना बंद करो ये रूल में नहीं है, ठीक है, आपको लाल बत्ती पर रुकना है, ये रूल में। तो ट्रैफिक का पालन करना, उन्होंने उसका उपेक्षा तो नहीं की है, ट्रैफिक तो नहीं तोड़ा, रूल तो नहीं तोड़ा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ये सही है कि पर्यावरण के बारे में सोचना कि जो ईंधन से हमारा गैसेस निकलती हैं, हानिकारक गैस है ना, उससे पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, तो ईंधन की बचत कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी जानकारी होना, या विवेकपूर्ण रूप से इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा सी और डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बने रहिए, धन्यवाद।